बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन। प्रीवियस सेशन में हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था और आज इसके फंक्शंस की यानी फिजियोलॉजी की डिटेल्स हम देखेंगे। बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फंक्शंस और फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। जी स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पे हम जो बात यहां पे करने जा रहे हैं दैट विल कवर द होल सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो किडनीज हैं और जो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके लिए जो इक्विप्ड टूल्स हमारे पास मौजूद हैं दे आर द नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स में भी फिर हम स्पेसिफाई करेंगे द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। अगर आपको इसके कंपोनेंट्स याद हों तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इनको। सबसे पहले नंबर पे वी स्टडीड के एक ब्लड वेसल्स का एक ग्रुप और एक गुच्छा जमघटा इसके पास आएगा जिसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर आके एंटर हो रहा है उसका नाम था बुमेन्स कैप्सूल। बुमेन्स कैप्सूल का ट्यूब एक्सटेंड होता हुआ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हमने एब्रिविएट किया पीसीटी। फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड डिसेंड होना शुरू हो जाता है, यानी एक लूप है यू शेप्ड और उसका जो नीचे जाता हुआ यानी वो पार्ट जहां से फिल्ट्रेट नीचे गिरेगा उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब या डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप के बाद फिर असेंडिंग पार्ट जिसको हमने थिक लूप भी कहा क्योंकि उसका कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा वाइड या मोटा हो जाता है इस वजह से। फिर उसके बाद जो पार्ट है दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एब्रिविएटेड एज डीसीटी। ऑलराइट, और फिर डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और फिर उसके बाद यूरिनरी पैसेज। अब ये सारे के सारे तो कंपोनेंट्स थे इसके स्ट्रक्चर के एतबार से, के साख्त के एतबार से ये नेफ्रॉन इन चीजों पे मुश्तमिल है। फिर इस नेफ्रॉन को बाहर से कवर किया हुआ है पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ने, जिसमें हमने जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का एक स्पेसिफिक टूल पढ़ा दैट इज नोन एज द वेसा रेक्टा। स्ट्रेट वेसल्स लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो काम नेफ्रॉन्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे फंक्शंस हम सबसे पहले लिस्ट करते हैं फिर उसके बाद इनकी डिटेल्स में चलेंगे। द फर्स्ट थिंग इज फिल्ट्रेशन। ऑलराइट, और इसको अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना चाहें तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन। ऑलराइट, फिल्ट्रेशन के बाद द सेकेंड पार्ट इज रीएब्जॉर्प्शन। वैसे तो ये ओवरऑल पूरे नेफ्रॉन में ही चलता रहता है लेकिन यहां पे चूंकि मैक्सिमम है इस वजह से इसको हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद जो चीज आप याद रखेंगे दैट इज सिक्रीशन। वो चीजें जो एपिथेलियल सेल्स खुद सिक्रीट कर रहे हैं अलग अलग से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या पीएच वगैरह को मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ excretory product that is basically urine. All right, फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और छोटा सा पॉइंट मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं क्योंकि इसके बगैर ये सारे फंक्शंस मुमकिन नहीं। रोल ऑफ हार्मोन्स। ऑल राइट, दो हार्मोन्स आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं, इनकी डिटेल्स हम देखेंगे और उसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन वगैरह भी सिक्रीट किए जाते हैं। ऑल राइट, अब फिर इसके साथ जो होम्योस्टेटिक फंक्शन है इसका ये भी मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे। होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड पीएच। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे फंक्शंस आपने अपने ज़हन में रखने हैं कि जब फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन का सवाल पूछा जाए। ऑलराइट, अब सबसे पहली चीज जो यहां पे लिखी गई है दैट इज अबाउट द फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के एतबार से स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो नेफ्रॉन के अंदर पहला पार्ट ग्लोमेरुलस जिसको हम कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाने के काम आएगा। ऑलराइट, अब जो ग्लोमेरुलस है बुनियादी तौर पे खुद क्या है, ब्लड वेसल्स हैं और बहुत सारे कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बना चुके हैं। अब ये जो बहुत ज्यादा हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बना चुके हुए हैं इसकी वॉल्स बजाते खुद पोरस हैं। अब जब ब्लड का वो हिस्सा जो किडनीज और फिर किडनी से इस स्पेसिफिक नेफ्रॉन के हिस्से में आया है, जब ब्लड वहां से गुजर रहा होगा
तो उसकी वजह से प्रेशर जनरेट किया जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर जनरेट किया जा रहा है तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा कि एकदम बहुत सारे मटेरियल्स ग्लोमेरुलर वॉल को क्रॉस करते हुए ट्रेवल कर जाएंगे इनटू द बोमेंस कैप्सूल। ऑलराइट, इनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। द फर्स्ट थिंग इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। ऑलराइट, सबसे पहला काम क्या हो रहा है? फ्रिक्शन of blood reaching glomerulus causes pressure on the porous walls of glomerulus. All right, इसी वजह से इसको हमने क्या कहा? प्रेशर फिल्ट्रेशन, कि ब्लड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें बाहर निकल के बोमेंस कैप्सूल के ट्यूबुलर पार्ट के अंदर चली जाएंगी। अब इसका मतलब यह है कि यहां पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, मेम्ब्रेन्स क्रॉस करके मटेरियल्स आगे जा रहे हैं, तो वो सारा कुछ जो फिल्टर होने के रिजल्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, चूंकि ग्लोमेरुलस से निकल के जा रहा है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, तो उसका नाम हम रख देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बोमेंस कैप्सूल now contains glomerular filtrate। और स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, filtrate contains water, the most important part, all right, salts, glucose and amino acids etc. all right, इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो यहां पे मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन वो भी इसके साथ एक्सक्रीट होती हुई फिल्ट्रेट के साथ साथ आगे मूव करना शुरू हो जाएंगी। all right, अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट चीज हमने याद रखनी है, दैट इज द सेकंड पार्ट जो आपकी किताब में मेंशन किया हुआ है, आफ्टर द फिल्ट्रेशन another important step, that is reabsorption। reabsorption के लिए the most important part is proximal convoluted tubule। all right, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 80% of glomerular filtrate is reabsorbed by peritubular capillaries from proximal convoluted tubule। all right, यानी वो सारा कुछ जो फिल्ट्रेट की फॉर्म में ट्रेवल करके बोमेंस कैप्सूल में आया और फिर बोमेंस कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मूव करके गया, उसमें से 80% चीजों को इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड वगैरह को भी शामिल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम वाटर को भी शामिल कर रहे हैं, ग्लूकोज को भी और अमीनो एसिड्स को भी, क्योंकि यहां तक बड़े वाइट ब्लड सेल्स वगैरह या बड़े प्रोटीन्स क्रॉस करके नहीं आ सके, तो जो कुछ भी मूव करके आया उसमें से 80% चीजों को पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कवर करने वाली कैपिलरीज जो हैं वो रीएब्सॉर्ब कर लेती हैं। ऑलराइट, तो रीएब्सॉर्प्शन का सबसे ज्यादा हिस्सा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मुकम्मल कर लिया जाता है। अब इसके बाद बचेगा सिर्फ 20%, तो 20% फिल्ट्रेट की रीएब्सॉर्प्शन बाकी सारे कंपोनेंट्स में चलती रहती है। ऑलराइट, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट में, असेंडिंग पार्ट में, उसके बाद डीसीटी में और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। ऑलराइट, आपकी बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज अबाउट सिक्रीशन।
जी स्टूडेंट्स, सिक्रीशन का मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट करना। अब यहां पे याद रखिएगा, मैं पहले एक जुमला लिख देता हूं, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए। हाइड्रोजन आयंस are secreted inside the lumen to maintain the pH. Alright? नेफ्रॉन के अंदर हाइड्रोजन आयंस को ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं इनसाइड द ल्यूमेन। ऑलराइट, अब हाइड्रोजन आयंस सिक्रीट हो रहे हैं, यहां पे अहम बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन आयंस तो वो हैं जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं, इसके साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयंस को भी शामिल कर लें तो ये याद रखिएगा बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड जो है ये फिर बाद में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, एंड इट प्रोड्यूसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगी, वाटर जो है वो आगे आगे मूव करना शुरू हो जाएगा। बट दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ऑलराइट, यानी जब जरूरत पेश आए, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी या मिकदार जब बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन इसकी इसमें इजाफा होगा, तो उस सूरत में क्या होगा, यही रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट विल अगेन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। इसी वजह से बाज़ औक़ात यूरिन के अंदर जो है वो एसिडिटी भी कॉज हो जाती है। ऑलराइट, तो ये बात याद रखिएगा कि इस रिएक्शन का होना, बेशक वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शंस में पानी का बन जाना या कार्बोनिक एसिड का बन जाना, दिस इज टू मेंटेन द पीएच विद इन द इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी। ऑलराइट, गुर्दे के अंदर और उसके बाद नेफ्रॉन के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आप बनाने जा रहे हैं, उनकी पीएच को रेगुलेट करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो ये काम हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस को सिक्रीट करके मुकम्मल किया जा रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद सिक्रीशन के साथ जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, और वो है concentration of the excretory products. जी स्टूडेंट्स, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगा कि आप दो पॉइंट्स को जहन में रखें। पहला तो ये कि जब आपके पास फेयरली अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर मौजूद है, ऑलराइट, यानी सफिशिएंट पानी आपके पास मौजूद है, पानी का इनटेक नॉर्मली चल रहा है, ऑलराइट, उस केस में क्या होगा कि जब पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है आपको, तो उस सूरत में बॉडी वाटर को कंजर्व करने वाली फेज में एंटर नहीं होगी। तो उस सूरत में द बॉडी इट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ऑलराइट, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं यहां पे ताकि आपको याद रह जाए। In abundant supply of water, this will be the first part. इसमें क्या किया जा रहा है, reduction in reabsorption of water, पानी की reabsorption कम कर दी जाएगी, inhibition of secretion of ADH, antidiuretic hormone, all right, and production of large amounts of dilute urine. All right students, ये सारे के सारे काम कब हो रहे हैं, जब पानी की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है, काफी पानी आपके पास मौजूद है और बॉडी के अंदर अच्छी खासी मिकदार बरकरार रखी जा चुकी है। अब इस केस में एक पॉइंट हमने यहां पे नया मेंशन किया है, दैट इज द इनहिबिशन ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑलराइट, ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑलराइट, वहां से स्टिमुलेशन इसकी हो रही है। अब ये आके इफेक्ट कहां पे शो करता है, ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन,
और इसका काम क्या है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ADH is inversely proportional to the concentration of water present inside the body. Alright? अब इससे क्या मुराद है कि जब कभी भी आपकी बॉडी के पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो उस सूरत में ADH की फॉर्मेशन कम कर दी जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो रही है और वाटर इनटेक या वाटर अवेलेबिलिटी कम होता जा रहा है तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, ADH को ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट किया जाएगा ताकि बाहर जाते हुए यूरिन में से ज्यादा वाटर को रीएब्सॉर्ब किया जा सके। ऑलराइट, ये किस तरह से इसको रेगुलेट करता है इंशाल्लाह अभी भी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूं। ऑलराइट, फिर इसके बाद जो सेकंड फेज स्टूडेंट्स हम इसकी बनाएंगे दैट विल बी द डिफरेंट वन in restricted supply of water, जब पानी की अवेलेबिलिटी कम हो चुकी हुई है। ऑलराइट, जब पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो उस सूरत में बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो यही बन जाता है टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाया जाए, रिटेन कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि यूरिन के साथ पानी का इखराज जो है वो बाद में बॉडी के डिहाइड्रेट होने में कंट्रीब्यूट करे। ऑलराइट, तो इस वजह से ये जरूरी है कि पानी को बचा लिया जाए। तो यहां पे कौन कौन से फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, यहां पे स्टूडेंट्स में 3 पॉइंट्स लिख रहा हूं आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट थिंग इज most important function of body is to conserve water, पानी का बचाव। Then second part, concentrated urine formation. All right, or concentrated urine formation is achieved by counter current multiplier mechanism. All right, and हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स में हम शामिल कर रहे हैं एक तो यही जिसका नाम अभी हमने ऊपर पढ़ा ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंड द सेकंड वन इज एल्डोस्टेरोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इनकी अगर हम डिटेल जानना चाहें तो आप इसमें क्या याद रखेंगे कि सबसे पहली बात क्या है, वाटर की कमी हो रही है तो बॉडी ने पानी को बचाना है, और किस तरह से बचाना है उसके लिए जो पहला स्टेप हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स दैट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर को समझने के लिए आपके जहन में एक स्ट्रेट वेसल नाम का वेसल याद होना चाहिए जिसको हमने कहा था वेजा रेक्टा। ऑलराइट, वेजा रेक्टा आर स्पेशल टूल्स फॉर द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं यही इस बात को पॉसिबल बनाते हैं कि किस तरह से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है। ऑलराइट, अब इस बात से इन सारे पॉइंट्स को हम लिंक करना चाहें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस टर्म के ऊपर अगर गौर कर लें आप, काउंटर करंट। ऑलराइट, काउंटर करंट पहली चीज है। काउंटर करंट का मतलब क्या है कि अगर लेट्स से जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है जो फिल्ट्रेट है। ऑलराइट, और दूसरी तरफ जो हमें चीज नजर आ रही है वो क्या है कि द फ्लो ऑफ द ब्लड विद इन द पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, वो वेसल्स जिन्होंने डिसेंडिंग लूप को कवर किया हुआ है उनके अंदर ब्लड की डायरेक्शन क्या है, तो वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रहा है। ऑलराइट, तो ये अगर डायरेक्शन देखी जाए द फिल्ट्रेट इज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑलराइट, एंड द ब्लड इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो ये जो एंटी पैरेलल फ्लो बन रहा है दिस इज नोन एज काउंटर करंट। अब इसकी वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट किस चीज को हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर को। पहली बात तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वाटर के लिए तो ये परमिएबल है, पानी को बाहर जाने की इजाजत दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा आयंस और डिसॉल्व सोल्यूट्स वगैरह को मूव करने की इजाजत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर जो है इट विल मूव आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग लूप, लेकिन बाहर जाते हुए कौन इसको रीएब्सॉर्ब करेगा, द ब्लड वेसल्स ऑफ द वेसा रेक्टा,
that are bringing the blood from bottom to top. ऑलराइट, तो एक तो ये इसका बेनिफिट हमें नजर आता है। फिर इसके साथ एक पॉइंट प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि दीज आर द लो प्रेशर ब्लड वेसल्स, ऑलराइट, यानी कम ब्लड प्रेशर के ऊपर भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को पॉसिबल बनाते हैं बाय डेवलपिंग अ ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना ये इनका अहम काम है, और उसके बाद ये क्या करेंगे, अपने काम की चीजों को रीएब्सॉर्ब करेंगे और वाटर के फ्लो को मेंटेन करेंगे। अब अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं यानी असेंडिंग लिम्ब के अंदर, तो असेंडिंग लूप में हमें ये नजर आता है कि द फिल्ट्रेट इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो उसी लिहाज से द फ्लो ऑफ द ब्लड इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन द असेंडिंग लिम्ब, ऑलराइट, तो वहां पे भी ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। लेकिन इस ग्रेडियंट के डेवलप होते साथ ही हमें अगले पॉइंट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, एंड देयर इज द रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, उसमें एक अहम बात याद रखने वाली कि इट डज नॉट अलाउ मूविंग आउट ऑफ द वाटर, लेकिन साथ ही साथ aldosterone that is released by adrenal cortex of the adrenal cortical glands, alright, यानी वो glands जो किडनीज के टॉप पे पड़े हुए हैं, उसके कॉर्टेक्स में से सिक्रीट होने वाला ये हार्मोन, ये क्या करता है, आके अफेक्ट कर रहा है द सेल्स ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, और यहां से क्या कर रहा है, सोडियम्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल बनवा रहा है फ्रॉम इनसाइड द ल्यूमेन टू आउटसाइड और इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम। अब इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम को अंदर से बाहर लाया जा रहा है, लेकिन यहां पे एक अहम बात याद रखिएगा कि सोडियम को बाहर लाने के लिए पोटेशियम को इनवर्ड मूव करवाना पड़ता है। तो यहां पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएजेस दे आर इन एक्शन, ये अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। पोटेशियम आयंस के इनवर्ड मूवमेंट से एटीपीएजेस क्या करवाएंगे, सोडियम आयंस को अंदर से बाहर मूव करवा रहे हैं। और चूंकि हम बार बार एटीपीएजेस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दिस इज द एक्टिव पंपिंग आउट ऑफ द सोडियम आयंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर सोडियम आयंस के मूव करने से वाटर की भी मूवमेंट बाहर की जानिब हो जानी चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पे यहां पे क्या किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम मेड्यूलरी पार्ट की बात करें तो टॉप से बॉटम आते हुए या फ्रॉम अपर पार्ट कॉर्टिकल पार्ट टू द बॉटम ऑफ द मेड्यूलरी पार्ट, यहां से ग्रेजुअली कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है और यूरिया की मिकदार में इजाफा होता चला जा रहा है। तो यूरिया को ल्यूमेन के अंदर मूव करवाना और सोडियम आयंस को बाहर मूव करवाना, इसका मकसद यह है कि यहां पे ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखा जाए, क्योंकि अगर ऑस्मोटिक बैलेंस खुदा ना खास्ता मेंटेन्ड नहीं रहता तो जो कीमो रिसेप्टर्स यहां पे मौजूद हैं स्टूडेंट्स, वो फौरी तौर पे मैसेज भिजवाएंगे और ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, तो उस सूरत में हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि सोडियम आयंस मूव कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन है वो काम नॉर्मली चल रहा है। होम्योस्टैटिक सिस्टम अपना काम खुद से परफॉर्म करता चला जाता है और उसके बाद फिल्ट्रेट को शिफ्ट कर दिया जाता है इनटू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी में पहुंचते हुए यहां पे भी कुछ चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद द फिल्ट्रेट इट विल एंटर द लास्ट पार्ट, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के लिए एक और बात मैं यहां पे बताता चलूं कि बुनियादी तौर पे मैंने आपको बताया था कि यूरिनेशन के प्रोसेस का एक और नाम है यूरेसिस, ऑलराइट, और डाययूरेसिस याद रख लें। तो एंटी डाययूरेटिक का मतलब क्या है कि ये वो वाला हार्मोन है जो यूरिनेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है। ऑलराइट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूरिनेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन के ऑपोजिट काम करेगा। तो पानी को कंजर्व करवाता है, वाटर रिटेंशन विद इन द बॉडी को प्रमोट करता है और कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से बाहर जाते हुए फिल्ट्रेट में से मजीद पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेगा और उसके बाद फिर मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो बच रही है चीजों की, दे आर योर वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया, उसके बाद क्रिएटिनिन वगैरह और कुछ और डिसॉल्व सब्सटेंसेस मौजूद हैं। बाज़ औक़ात किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी मैलफंक्शनिंग की वजह से टूटे फूटे वाइट ब्लड सेल्स या पस सेल्स वगैरह जिनको हम कहते हैं, और रेड ब्लड सेल्स भी समटाइम्स टूट के इसमें शामिल हो जाते हैं, एंड दैट थिंग इज नोन एज यूरिन। फिर इस यूरिन के साथ ही स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू स्टेटमेंट में यहां पे बताता चलूं आपको कि बुनियादी तौर पे जो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो काम किस तरह से कर रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर बुनियादी तौर पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम है एक्वापोरिन्स दैट प्रमोट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर from the lumen of the collecting tubule
टू द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। इस चीज को प्रमोट कर रहा होता है ये वाले प्रोटीन्स जो हैं जिनको हम कह रहे हैं एक्वापोरेंस। तो एडीएच की स्टिमुलेशन या इनके सिक्रीशन की वजह से एक्वापोरेंस की तादाद में इजाफा हो जाएगा और उसकी वजह से वाटर रिटेंशन के अमल को बढ़ा दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही आखिरी बात, व्हाट कॉजेस द येलोइंग ऑफ द यूरिन। ऑलराइट, तो इसमें एक तो बात मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताई थी, मैं यहां पे बताता चलूं कि बुनियादी तौर पे जो यूरिन हमें नजर आ रहा है, ये कलर ऑफ द यूरिन इट डिटरमिन्स द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर लाइट कलर का है तो इट हैज मोर वाटर एज कंपेयर टू द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन इट। ऑलराइट, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्राइट येलो या डार्क येलो कलर का नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा है। तो उस सूरत में हमें पता चल जाता है कि वाटर इनटेक करने की जरूरत है, पानी ज्यादा पिएं, अपने आप को भी सेहतमंद रखें। ऑलराइट, फिर यूरोबिलिन्स वगैरह की तरह के पिगमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं दैट आर बीइंग एक्सक्रीटेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहीं पे इख्तिताम कर रहे हैं इस सेशन का, फिर इंशाल्लाह